हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 6 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जैसे कि मैं लास्ट पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सभी के लिए हमने डेरिवेशंस की थी, जिसमें हमने जैसे कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकाला था, दैट इज a नॉट माइनस a अपॉन k इज इक्वल्स टू t फॉर फर्स्ट ऑर्डर, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a नॉट अपॉन a। सिमिलरली आपको मैंने डेरिवेशंस की वे बता दी थी कि हमने कैसे सोल्व करना है, तो आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अगर आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, राइट। इसमें अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, यूनिट्स वैसे आप हमने थोड़े से पिछले पार्ट में देखना था, बट इट्स ओके, हमें अभी याद आया तो अभी कर लेते हैं, राइट। अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ A है व्हिच गिव्स प्रोडक्ट्स, राइट, ये हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स थे हमारे पास A के, वो जो हमें प्रोडक्ट दे रहे थे। तो रेट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज k a raised to power n, राइट। तो हमारे पास रेट क्या आ रहा है, रेट के यूनिट्स क्या होते हैं, रेट के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। आई मीन रेट काइंड ऑफ इसके इक्वल ही है, बिकॉज हमारे पास क्या है, रेट हम एक और वे से क्या लिख सकते हैं, दैट इज अ रेट इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन dt। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम। तो यहां पे हम कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते हैं यहां पे। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। उधर हमारे पास k, उधर a क्या है, कंसंट्रेशन ही है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n। तो हमारे पास k के यूनिट्स क्या आ रहे हैं, 1 अपॉन टाइम, टाइम के यूनिट्स इनटू कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर n। ऊपर एक कंसंट्रेशन हमारे पास पड़ा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज n-1। तो k के हमारे पास क्या आ रहे हैं, अगर वो ऊपर जाएगा कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 - n, बिकॉज वो ऊपर जा रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम -1। तो अगर मेरे पास जीरो ऑर्डर की बात करूं, तो जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल्स टू 0 पुट हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 0 पुट होगा, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 टाइम इनवर्स। अगर हम टाइम को सेकंड्स में ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर पर सेकंड। ये हमारे पास k के यूनिट्स आ गए, दैट इज द रेट कांस्टेंट k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 पुट हो गया, 1 - 1 0, तो कंसंट्रेशन हमारे पास नेग्लेक्ट ही हो गया, बिकॉज एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या आया, ओनली टाइम पर इनवर्स। तो हमारे पास अगर मैं सेकंड्स में लूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकंड आ गए, ऐसे ही हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट होगा, -1 हो जाएगा, कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर -1 टाइम पर इनवर्स। तो यहाँ पे मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर -1 टाइम पर इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, टाइम को अगर हम सेकंड्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास k के यूनिट्स हो गए फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। तो हम ऐसे यूनिट्स हम डिफाइन करेंगे, ऐसे हमारे पास जनरली फॉर्मूला है, दैट इज अगर हम कंसंट्रेशन को यहाँ पे मोल पर लीटर लिख लें तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 - n पर सेकंड। अगर हम टाइम को सेकंड्स में ले रहे हैं, इट डिपेंड्स, अगर हम टाइम को सेकंड्स में ले रहे हैं, मिनट्स में ले रहे हैं, आवर्स में ले रहे हैं, राइट, हम वो डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जनरल यूनिट्स क्या होंगे, मोल पर लीटर रेज़्ड टू पावर 1 - n पर सेकंड। तो इससे हम किसी भी ऑर्डर की यूनिट्स निकाल सकते हैं वो रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट के यूनिट्स थे। अब हमारे पास जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, k इज इक्वल्स टू ln a नॉट अपॉन a 1, राइट, ये हमारे पास है। अगर हम t को उधर ले जाएं, kt इज इक्वल्स टू ln a नॉट अपॉन a। अगर हम अंदर वाली चीज को रेसिप्रोकल करना हो इसका, जैसे कि हमारे पास क्या बन जाएगा, ln a अपॉन a नॉट, तो हमारे पास सामने क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारे log की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज log m इज इक्वल्स टू माइनस log 1 अपॉन m, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, सामने माइनस, इधर वाली साइड वैसे ही होगी, दैट इज kt। तो अगर ln है हमारे पास नेचुरल log है, उधर वाली साइड जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल, राइट। हम पहले माइनस को भेज देते हैं, पहले हमने उसको क्या लिख दिया, -kt
लोग को पहले यही पे रखा हमने, तो माइनस के टी हो गया। तो अब हम ln को उधर भेजते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a कंसिडरेशन अपॉन a नॉट इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस के टी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू a नॉट रेज़ टू इनटू e रेज़ टू पावर माइनस के टी। अगर हम a नॉट को, दैट इज द इनिशियल कंसिडरेशन को a ले रहे हैं और फाइनल को हम ले रहे हैं a माइनस एक्स, कि आफ्टर सम टाइम a x जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो हमारे पास फाइनल कंसिडरेशन रेक्टेंगल की क्या बन चुकी है, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, क्या बन जाएगा, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a इनटू e रेज़ टू पावर माइनस के टी। a को इधर वाली साइड लेके जा रहे हैं, a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस के टी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, that is 1 minus x upon a is equals to e raised to power minus kt। e raised to power minus kt को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हैं और x upon a को राइट हैंड साइड पे। 1 minus e raised to power minus kt is equals to x upon a, but as we know that x upon a is disintegration constant, x upon a is equals to disintegration constant। तो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट किसके इक्वल आ गया, दैट इज 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस kt। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिकेज की। आपको उम्मीद करता हूं ये सारी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। सिंपली था, हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास ये रिजल्ट था, इसमें हमने क्या किया, पहले t उधर ले गए, अब ln जो अंदर वाला है उसको हमने रेसिप्रोकल करना था, तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देन हमने सिंपल माइनस उधर भेजा था, उसके बाद हमारे पास क्या बन गया, e उधर हो गया, बिकॉज हमने ln को राइट हैंड साइड पे भेजा। तो हमारे पास सिंपली रिजल्ट आ गया, हमने x अपॉन a की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस kt। वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हम रेडियो एक्टिव डिके की बात करेंगे। रेडियो एक्टिव डिके क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यूरेनियम, दैट इज 92 238। 92 एंड 238 मींस हमारे पास यूरेनियम में क्या है, 92 प्रोटॉन्स हैं और 146 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स। 92 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, 146 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। अगर कोई भी अनस्टेबल ऐसा न्यूक्लियाई हो जो बाद में डिके होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद दो में कुछ मैटर या कुछ एनर्जी में डिसोशिएट हो जाए, वो हमारे पास क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये किस में टूटेगा, दैट इज एक तो हमारे पास आएगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को एज अ हीलियम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या पता चलेगा कि 2 प्रोटॉन्स हैं हमें और 4 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स, राइट। और यहां पे हमारे पास क्या बच जाएगा, थोरियम, दैट इज 90 234, जिसमें हमारे पास क्या है, 144 हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं और 90 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं, राइट। 90 हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, 144 हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास परफेक्ट एग्जांपल है रेडियोएक्टिव डिके की। हमारे पास एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जितने भी रेडियोएक्टिव डिके होते हैं वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, राइट। वो हमेशा क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप थोड़ा सा पीछे जाएं, उसमें आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला था, a is equals to a naught e raised to power minus kt, राइट। उसी के एनालोगस हम यहां पे रिजल्ट आएगा। अगर n हमारे पास एज अ क्वांटिटी है, बाद वाली फाइनल, अगर n नॉट हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी है रेडियोएक्टिव एलिमेंट की, आफ्टर सम डिके हमारे पास कितनी क्वांटिटी बच जाती है, कितनी अमाउंट बच जाती है, n। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, n is equals to n नॉट e raised to power minus lambda। लैम्डा हमारे पास क्या है, डिके कांस्टेंट, राइट। लैम्डा हमारे पास क्या है, डिके कांस्टेंट। एन नॉट हमारे पास क्या था, अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट और क्वांटिटी हमारे पास रेडियोएक्टिव एलिमेंट की जो रिएक्शन से पहले थी, एन आफ्टर सम टाइम।
राइट। आप देख सकते हो कि ये दोनों रिलेशंस हमारे पास काइंड ऑफ एनालॉगस ही हैं। तो इससे पता चलता है कि हर रेडियोएक्टिव डिके जो होते हैं वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज लाइफ की। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज लाइफ की। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज लाइफ? एवरेज लाइफ क्या होता है कि अगर हमारे पास इनिशियल में कंसंट्रेशन A नोट है, आफ्टर सम टाइम जब हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन 1/E टाइम्स तक रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज अगर ये इनिशियल है, फाइनल हमारे पास ये हो जाएगी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एवरेज लाइफ। तो इसमें हम वही रिलेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रिलेशन था? दैट इज T इज इक्वल्स टू ln 1/k ln A नोट अपॉन A, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिजल्ट था, तो उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। A की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/E टाइम्स A नोट, और T की जगह पे हमारे पास क्या लिखेंगे? एवरेज लाइफ को हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, दैट इज अ टो। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे T को टो से, यहाँ पे 1/k ln A नोट अपॉन 1/E टाइम्स ऑफ A नोट। A नोट विल कैंसिल विद ईच अदर, हमारे पास क्या बनेगा? टो इज इक्वल्स टू 1/k ln E। अब हमें पता है कि ln E की वैल्यू कितनी होती है? 1, राइट। ln E की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमारे पास टो की वैल्यू कितनी आ गई? 1/k, राइट। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज करें, अच्छे से एनालाइज करें, बिकॉज समटाइम्स मैं थोड़ा सा स्पीडी हो जाता हूं, बिकॉज इसके काफी पार्ट्स बन जाएंगे अगर मैं स्लो वीडियोस बनाऊंगा, राइट। तो आप इसको पॉज करें, थोड़ा सा एनालाइज अच्छे से करें। अब हमने कल T हाफ की वैल्यू देखी थी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जो कितनी आई थी? 0.693 अपॉन k। नाउ यहाँ पे 1/k, दैट इज 1/k को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? टो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 इनटू टो, राइट। यहाँ पे अगर हम टो की वैल्यू निकालें, यहाँ पे क्या आएगी? 0.693, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, T हाफ अपॉन 0.693। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा टो इज इक्वल्स टू 1.44 T हाफ। नाउ दिस इज द रिजल्ट बिटवीन एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। इसको आपने याद रखना है बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली हमारे पास कितनी ही वैल्यूज आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम 99.9% जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, दैट इज T 99.9%, हमारे पास कितनी आ रही है? T 99% हमारे पास कितनी आ रही है? अगर आप देखोगे T 99% हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ T 90%, ये आएगा रिजल्ट। T 99% हमारे पास क्या आएगा? 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, राइट। ऐसे ही हमारे पास 87.5%, 93.5% काफी रिजल्ट्स होते हैं, बट ये दोनों काफी मेन है, तो आप इन दोनों को ध्यान में जरूर रखें कि T 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, T 99% is equals to 2 times of T 90%। इसका मतलब क्या है कि 99% ऑफ रेक्टेंट हमारे पास कंप्लीटली प्रोडक्ट बन चुके हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि 99% हमारे पास कंप्लीटली प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर आपने देखना है कितने परसेंट हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मेथड समझ में आई गया होगा जो हमने कल देखा था। तो इसमें हम आगे बात करेंगे ग्राफ्स की। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर में हमने देखा था रेट इज इक्वल्स टू k a कंस्टेंट रेज़ टू पावर 0। नाउ एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू k। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें रेट और कंसंट्रेशन में, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है? कंसंट्रेशन, दैट इज a। तो हमारे पास सिंपली ऐसे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। अगर हम देखना चाहें फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास क्या है? रेट इज इक्वल्स टू k a कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ पे हमारे पास रेट, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन। फॉर सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। तो ये है ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा टुवर्ड्स दिस एक्सिस, और जब हम
एज अ 3 देखेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा और नीचे हो जाए, राइट। ये आप थोड़ा सा ग्राफिकली देख सकते हो, इसमें थोड़ी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं। तो अभी तक हमने सारा चैप्टर काफी कवर कर लिया है, जिसमें हमने एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ, काफी कुछ देखा है। अब हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी की, जिसमें बात करें कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी से पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपने ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर आप जैसे हमने हाफ लाइफ देखी, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर कितनी आई थी, दैट इज a नॉट अपॉन 2k, राइट। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास कितनी आई थी, दैट इज 0.693 अपॉन k। तो अगर जनरलाइज करोगे, अगर सेकंड ऑर्डर की भी आप निकालोगे, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाता है, दैट इज t हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर 1 माइनस n, राइट। a हमारे पास कंसंट्रेशन को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे a नोट की बात आ रही है, तो यहाँ पे काइंड ऑफ a नोट है। तो अगर यहाँ पे अब n को 0 पुट करो, दैट इज फॉर जीरो ऑर्डर, तो आपको पता चलेगा t हाफ इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। दैट इज हमें पता चल रहा है कि t हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमें इस रिजल्ट से साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 अगर हम पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, तो हमें पता चलेगा कि t हाफ एक दैट इज अ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस रिजल्ट से भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म कहीं पे भी नहीं आ रही। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्मूला पूरा करेक्ट है। अगर हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हो, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, t हाफ 1 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a1 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। a1 हमारे पास वो फर्स्ट रिएक्शन है, राइट। और सेकंड हमारे पास क्या होगा, t हाफ 2, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, t हाफ जस्ट हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करें, और 2 एंड 1 क्या रिप्रेजेंट करें कि फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a2 रेज़ टू पावर 1 माइनस n। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली अगर हमें एक के t हाफ पता है और एक की कंसंट्रेशन पता है, दूसरे की t हाफ पता है, और एक ये जो कंसंट्रेशन है वो हमें निकालनी है, या फिर सिंपली इस फॉर्मूले से कुछ भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें तीन चीजें पता है और चौथी हमें निकालनी है। तो ये ऑर्डर निकालने के लिए हमारे यूज होते हैं। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे भी ऑर्डर पूछा जाए, तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a रेज़ टू पावर 1 माइनस n। अब हम कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, अगर कोई भी रिएक्शन होनी है, उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज है, राइट, उसमें हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग स्पीशीज मींस दैट इज अ रिएक्टेंट्स, राइट। तो वो आपस में रिएक्शन कैसे होगा, और रिएक्शन करने के लिए उनको कोलाइड करना होगा, आपस में कोलिजन्स होगी तभी रिएक्शन आगे हो सकते हैं। तो कोलिजन भी हमारे पास कैसे होने चाहिए, अफेक्टिव, जो अफेक्टिव भी हो, ऐसे नहीं है कि आपस में टकराए जा रहे हैं पर उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अफेक्टिव कोलिजन हो जिसका हमें फल भी मिले, दैट इज अ रिएक्शन भी प्रोसीड। तो उसमें हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी आता है, दैट इज अ जी की हमें फॉर्मूला क्या है इसका नाम, दैट इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इट इज स्टेटेड एज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट सेकंड, कि एक सेकंड और पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी हमारे पास कोलिजन्स हो रही हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब पता चल चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब क्या है। मान लीजिए ये हमारे पास NO2 मॉलिक्यूल है, दैट इज ऑक्सीजन NO, और यहां पे हमारे पास वैसे ही NO2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन NO, राइट। ये आपस में जब अप्रोच कर रहे हैं, रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बन रहे हैं, that is a NO, that is a N2O4। हमारे पास इनिशियल में NO2 मॉलिक्यूल्स थे, वो जब अप्रोच कर रहे हैं तो सिंपली वो ऐसे बन रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल था वो तो ऐसे ही था, NO, और दूसरा जो है वो ऐसे आ रहा है, तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा जब ये अप्रोच करेंगे तो ऐसे बनेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास अगर होगी, ऑफ कोर्स ये N2O4 नहीं बन पाएगा।
तो इसका मतलब है कि अफेक्टिव कोलिजन्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, दैट इज ओरिएंटेशन, कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे पड़े हैं, वहां पे कैसे पड़े हैं, कि आपस में कैसे कोलाइड कर रहे हैं, इस वे में कर रहे हैं या इस वे में कर रहे हैं, वो भी हमारे पास मैटर करता है। ये चीज भी मैटर करती है। पहली चीज तो ये होगी हमारे पास। दूसरी चीज होगी हमारे पास एनर्जी। एनर्जी मींस जब रिएक्शंस हो रही हैं, जब कोलिजन्स हो रही हैं, उन कोलिजन्स को इफेक्टिव करने के लिए रिएक्टिंग स्पीशीज के पास कुछ स्पेशल एनर्जी होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन हो पाए। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बट हमें पता है कि एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल हम उसे कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो उनके पास है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो जितने उनको चाहिए और जितने उनके पास है, तो उनको एक्स्ट्रा जितने चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी, कि उनको एक्स्ट्रा में कितनी एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसके 17 मार्क्स आ रहे हैं और एग्जाम में पास होने के लिए उसको 33 मार्क्स चाहिए। तो 17 की काबिल तो वो है ही, बट 33 उसको चाहिए, तो उसको एक्स्ट्रा कितने चाहिए, दैट इज 33 माइनस 17 इन प्रीवियस नेक्स्ट एग्जाम, राइट। वैसे ही हमारे पास इसमें है कि थ्रेशोल्ड उसे चाहिए बट एवरेज उसके पास है, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, थ्रेशोल्ड माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्वल आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, EA, राइट। तो हमारे पास ऑफ कोर्स जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, उसमें ये जरूरी नहीं है कि सभी जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पास ही एनर्जी हो। कुछ ही रिएक्टेंट्स होंगे जिनके पास ये एनर्जी होगी। तो मान लीजिए F इज अ फ्रैक्शन, कि जिनके पास वो एनर्जी है, तो हमारे पास जो रेट आएगा, रेट मींस जो रिएक्शन वो आगे प्रोसीड कर रही है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, F into Z, दैट इज F मींस हमारे पास जितनी फ्रैक्शन है जिसके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, राइट। Z मींस जो नंबर ऑफ कोलिजन्स टोटल हो रही थी, राइट। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेट। बट हमें पता है कि रेट इक्वल्स टू कितना आ रहा था, रेट हमारे पास कितना आ रहा था, सॉरी यहाँ पे F की वैल्यू क्या है हमारे पास, e raised to power minus EA, that is the activation energy upon RT। तो अगर ये वैल्यू हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू Z e raised to power minus activation energy upon RT। हमारे पास ये रेट की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अभी मैंने ओरिएंटेशन की भी आपसे बात की, उम्मीद करता हूं ये एग्जांपल्स के साथ आपको ओरिएंटेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ओरिएंटेशन भी मैंने आपको बता चुका हूं कि ओरिएंटेशन भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी जरूरी नहीं है कि ओरिएंटेशन सभी की इक्वल मतलब इक्वली पॉसिबल हो, कि सभी एक दूसरे से सही में रिएक्ट कर रहे हैं, सही में कोलाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए सिर्फ P ही प्रोबेबिलिटी है जितनी वो कोलाइड कर रहे हैं सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट is equals to P into Z e raised to power activation energy upon RT, right। यहाँ पे हम P into Z, इसको हम एक नया नाम दे देते हैं, that is a A। हमें A को क्या कहेंगे, Arrhenius constant। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें काफी अटेंशन दें, Arrhenius constant। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रेट is equals to A e raised to power minus EA upon RT। E stands for activation energy। हमारे पास ये रेट का रिजल्ट आ चुके हैं, जिसे हम एक और इक्वेशन का नाम दे सकते हैं, दैट इज आर्हेनियस इक्वेशन, राइट। ये हमारे पास क्या आ चुका है, रेट इज इक्वल्स टू A e raised to power minus EA upon RT। तो यहाँ पे हम आर्हेनियस इक्वेशन की अगर आगे बात करें तो इसमें काफी कुछ हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ सकता है, that is our rate is equals to A e raised to power minus E upon RT। Now as we know that rate is directly proportional to K, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, K is equals to A e raised to power minus EA upon RT। अगर हम दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लें तो हमारे पास क्या बनेगा, ln K is equals to ln A minus EA upon RT। Now अगर
ln को हमने इन द टर्म्स ऑफ log लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2.303 log k is equals to 2.303 log a minus a upon rt. नाउ सारे इक्वेशन को यहां तक आप देख लें, माइनस 2.303 log k is equals to 2.303 log a minus a upon rt. यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, EA stands for activation energy, राइट? अगर हमने सारे इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, log k is equals to log a minus a upon 2.303 rt, राइट? ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम वो टू इक्वेशंस लें जिसमें हमारे पास पहले के लिए k1 है रेट कांस्टेंट और दूसरे के लिए हमारे पास है k2, और यहाँ पे ऑफ कोर्स जो a है आरएमएस कांस्टेंट है, सभी के लिए सेम ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास दूसरे के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम है 2.303 r, t1 हमारे पास डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे t1 है, यहाँ पे हमारे पास t2 आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे ये हमारे पास ये यहां तक रिजल्ट आ चुके हैं, अगर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, log k1 माइनस log k2, log a विल कैंसिल विद ईच अदर, हमारे पास क्या बन जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन 2.303 rt1 माइनस माइनस प्लस प्लस ए अपॉन 2.303 rt2। तो यहाँ पे हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है, दैट इज अ log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m अपॉन n। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, हमारे पास क्या बन जाएगा log k1 अपॉन k2 इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ए अपॉन 2.303 r, ये तो सारा कॉमन ही आ गया हमारे पास, तो अंदर क्या बच गया 1 अपॉन t2 माइनस 1 अपॉन t1, राइट? ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ जाती है। अगर आप इसमें टेम्परेचर T1 और T2 में सिर्फ 10 केल्विन का ही गैप डाल के देखोगे, 10 केल्विन नहीं सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस का गैप डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा रेट कांस्टेंट ट्वाइस हो जाएगा, राइट? आप इसमें सिंपल जनरल इक्वेशंस, आपका ये काइंड ऑफ होमवर्क है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी की आपने वैल्यू देखनी है। टेम्परेचर T1 मान लीजिए आप 300 केल्विन ले रहे हैं, राइट? 300 केल्विन आप T1 टेम्परेचर ले रहे हैं, तो T2 आप क्या हो जाएगा 310, राइट? बिकॉज अगर हमारे पास x डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड करके। तो वैसे हमारे पास मान लीजिए T1 हमारे पास 300 केल्विन है, तो T2 आप 310 पुट करना, E R इन सभी की वैल्यूज आपको पता चल जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा कि जो रेट कांस्टेंट है वो आपके पास डबल हो जाएगा, राइट? दैट इज अ K1 अगर हमारे पास था तो K2 आपके पास ट्वाइस ऑफ K1 आ जाएगा, राइट? ये आपके पास रिजल्ट आएगा। दिस इज काइंड ऑफ अ होमवर्क कि आपको इसकी वैल्यूज पुट करके देखनी है। अब आपको मैं थोड़ा सा प्रेशर में भी बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये A gives B plus C। A की हमारे पास इनिशियल में A कंसीडरेशन है, आफ्टर सम टाइम इसमें से X जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास X प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। इनिशियल में ऑफ कोर्स ये 0 तो इसमें हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास P नोट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ हमारे पास क्या है P नोट हमारे पास प्रेशर है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा P नोट हमारे पास था, राइट? मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास P टोटल, ठीक है? हमारे पास ये क्या बन गया P टोटल, तो P टोटल हमारे पास क्या आएगा A माइनस एक्स प्लस x, तो ये आ गया A प्लस एक्स। तो A के लिए हमारे पास P नोट था, यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे P नोट को, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज अ P टोटल माइनस P नोट। नाउ फर्स्ट ऑर्डर का आपको रिजल्ट याद होगा, हमारे पास क्या था, दैट इज अ T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K 2.303 log A नोट अपॉन A। अगर हमने A नोट को A लिखना हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा A माइनस एक्स।
तो A की हमें वैल्यू पता है, दैट इज अ P नोट। X की हमें वैल्यू पता है, दैट इज अ PT माइनस P नोट। PT स्टैंड्स फॉर P टोटल, दैट इज अ टोटल प्रेशर। सो T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K 2.303 log, यहां पे हमारे पास बन जाएगा P नोट अपॉन A माइनस A की जगह पे हमारे पास P नोट, X की जगह पे क्या आएगा P टोटल माइनस P इनिशियल, P टोटल माइनस P इनिशियल। तो यहां पे क्या बन जाएगा T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K 2.303 log P नोट अपॉन माइनस माइनस प्लस, सो P नोट प्लस P नोट 2P नोट, यहां पे क्या आ जाएगा 2P नोट माइनस P टोटल। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये भी मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने इस पार्ट में इसको भी इंक्लूड किया है। नाउ एक छोटे से पार्ट से हम इस वीडियो को, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, और वो है ओसवाल्ड डिल्यूशन मेथड। उसमें क्या है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाना हो, मान लीजिए उसमें A, B, C ये सारे रिएक्टेंट्स हैं, राइट? इसमें सिर्फ एक को छोड़ के, इसमें सिर्फ 3 ही है, आपके कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए कितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी सभी को एक्सेस में ले लें। एक्सेस में लेने का मतलब, जैसे हमने सूडो ऑर्डर में किया था, सूडो ऑर्डर में हम वाटर को एक्सेस में ले रहे थे, तो उसकी कंसंट्रेशन का हम घटाएं बढ़ाएं, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। कि अगर मान लीजिए इसकी A मोल्स हैं, इसकी B है, इसकी C है, तो बनना तो चाहिए रेट इज इक्वल्स टू K, A कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर A, B कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर B, C कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर C, ये बनना चाहिए। अगर मैंने सिर्फ A को छोड़ के बाकी दोनों को एक्सेस में ले ली है, तो उसको घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा रेट पे। तो हमारा रेट क्या सिंपली बन जाएगा इज इक्वल्स टू K, A कंसंट्रेशन रेज़्ड टू पावर A। तो हमारे पास ऑर्डर क्या रह गया, सिर्फ A। तो हमारे पास ये कौन सा मेथड था, दैट इज द ओसवाल्ड डिल्यूशन मेथड। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सभी को हमने एक्सेस में लेना होता है। तो इससे हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। केमिकल काइनेटिक्स हमने काफी अच्छे से किया, इसमें हर छोटी छोटी हमने बात कवर की है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।